गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत कल हम लोगों ने 2 यूनिट्स के बारे में देखा था कि हमको प्रारंभिक प्रथम और द्वितीय फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है। अब हम देखने वाले हैं थर्ड यूनिट के बारे में कि थर्ड यूनिट में हमें क्या देखना है या थर्ड यूनिट के अंदर कौन कौन सी विषय वस्तु है या कौन सा कंटेंट है जिसके बारे में हमें समझना है। तो थर्ड यूनिट हमारी है इतिहास का शिक्षण शास्त्र। इतिहास का शिक्षण शास्त्र। इतिहास का शिक्षण शास्त्र यानी कि इस यूनिट के अंतर्गत आप लोगों को कुछ विशिष्ट कंटेंट है, विशिष्ट प्रकरण है, टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आपको जानना और समझना है। हालांकि वो आप अब तक अपने बीएड लेवल तक के जितने भी हिस्ट्री का जितना आप लोगों ने अध्ययन किया है या स्टडी की है उस सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी चीज को आपको यहाँ वापस एक रिकॉल के हिसाब से आपके सामने रखा गया है। उसमें किस तरह से कि जैसे औद्योगिक क्रांति है तो औद्योगिक क्रांति हुई वो बात हमने अब तक पढ़ी, लेकिन शिक्षा के माध्यम से हम बालक को क्या कहना चाह रहे हैं, औद्योगिक क्रांति में किस तरह से संघर्ष हुआ, केवल इसी की सूचना हमें बालक को नहीं देनी है। इसके क्या परिणाम समाज पे हुए, उससे बालक को क्या सीखने की कौन सी ऐसी, क्योंकि हर चीज में चाहे वो एक तरह से कहा जाए कि समाज के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली घटना हो, लेकिन वह निश्चित है व्यक्ति को, समाज को कुछ न कुछ सबक या शिक्षा अवश्य देकर जानी है। तो वही चीज है कि जो भी कंटेंट हम उसमें पढ़ रहे हैं उसका शिक्षा में क्या उपयोगिता है या शिक्षा के माध्यम से बालक को क्या उसके बारे में सूचना हमें देनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो है बात हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे हैं जो सबसे पहले शिक्षा का इतिहास का शिक्षण शास्त्र, उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक या चैप्टर है वह है इतिहास शिक्षण के उद्देश्य। इतिहास शिक्षण के उद्देश्य यानी कि इसके अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है कि जो हम जैसे कि हम जानते हैं हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारा एम डेफिनेट ही होता है, हमारा कोई ना कोई टारगेट होता है, हम उसी को अचीव करने के लिए उस कार्य को करते हैं, या हमारा कोई टारगेट होता है तो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हम एक परफेक्ट प्लानिंग करते हैं। वही चीज यहाँ पर है कि जब हम किसी उस इतिहास को हम पढ़ाना जा रहे हैं, हम हिस्ट्री का कोई टॉपिक बच्चे को उनके सामने लेकर जा रहे हैं, तो हमारा एक निश्चित ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि उन ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर हम पूरी जो सब्जेक्ट है, पूरी जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है वो बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लेकर जा रहे हैं कि 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण, राइट। तो अब यहाँ पर उद्देश्य क्या होंगे हमारे, या जो हम क्या किन उद्देश्य से लेके जा रहे हैं, केवल सूचना देने मात्र के लिए कि 1857 की क्रांति हुई थी और उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी थे। उन राजनीतिक कारणों को जानना कि बालक को पता चले, केवल राजनीतिक कारण को जान ले इतनी बात हम लेकर नहीं जा रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य और भी होता है। कि सबसे पहली चीज जैसे कि हम बालक को ये समझाना चाहते हैं कि 1887 की जो क्रांति हुई थी ये क्यों हुई थी, उसमें कौन कौन से ऐसे कारण थे। कारण में सबसे पहली चीज जैसे राजनीतिक कारण थे तो पहले हम उन कारणों से
कि क्या क्या कारण थे, उन कारण की वजह से किस तरह से, कारण तो ठीक है चलो भाई, गोद लेने की प्रथा या प्रथा को निषेध कर दिया गया था, ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण। अब इसमें निश्चित है कि अब आपका वंश कोई नहीं है, आपका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, तो आपका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। और यह एक अंग्रेजों की वो थी, साम्राज्य विस्तार नीति वाली बात थी। तो यहाँ पर इस चीज को समझना, हमने कारण तो जान लिया, लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों के उद्देश्यों को समझना, उसके अंग्रेजों की नीति को समझना, फिर बाद में उसके परिणामों को जानना, समाज और राज्य में इसके क्या परिणाम रहे उसको जानना, और उसकी वजह से जनता ने किस प्रकार से प्रतिकार किया उसको जानना। तो कहने का मतलब हम केवल इसलिए लेके जा रहे हैं कि हमको कारण बताना, लेकिन उसके पीछे की सारी बात क्या है वह बालक को समझ में आनी चाहिए। तो हम निश्चित एक उसी उद्देश्य से पूरा कंटेंट प्रिपेयर करके जाएंगे। हमने केवल कारण दिमाग में रखा है तो हम खाली कारण बताकर और बात को खत्म कर देंगे, लेकिन अंग्रेजों की नीति, उनकी सोच, उनकी मंशा, समाज का प्रभाव, साम्राज्य पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके जनता का क्या प्रतिकार रहा, इन सबको जब हमको ये सारा लेना है तो इससे रिलेटेड भी सारा कंटेंट, सारी विषय वस्तु एकत्रित करके और बच्चों के सामने लेकर जाए। तो यही बात यहाँ पर आती है कि हम जब भी एक इतिहास शिक्षण की विषय वस्तु या किसी भी टॉपिक को लेकर जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अवश्य होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे तय किया जाता है, किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट करते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने, फुलफिल करने के लिए हमें किस तरह से विषय वस्तु या जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, उसको मैनेज करना होता है। तो कहने का मतलब कि उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि जो उद्देश्य हमने दिए हैं उनका निर्धारण करना, उसके आधार पर विषय वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसंगठित करना, और उसी के आधार पर जितनी भी टीचिंग एड यानी कि बच्चों को समझाने के लिए जो भी हमको कोई डायग्राम है, कोई किसी महापुरुष का चित्र है, या कोई एक जो कहना चाहिए कि पूरी सारणी है, उसको अगर हमें प्रेजेंट करना है तो एट ए टाइम बोर्ड पर लिखना हर समय संभव नहीं होता है, तो हम चार्ट के माध्यम से भी उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चार्ट जो बनाया जाता है, चार्ट्स, मॉडल्स, ये जो कुछ भी बनाए जाते हैं, इनको हम सहायक सामग्री या टीचिंग एड कहते हैं। तो जब हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कौन कौन सा विषय वस्तु या कंटेंट तैयार करना, उसके लिए कौन कौन सी टीचिंग एड हमें तैयार करनी है, और स्टूडेंट को क्या चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। इस तरह से उद्देश्यों का निर्धारण होता है। इसीलिए इतिहास शिक्षण के सबसे पहले तो उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य कौन से होते हैं, किस तरह से इनका निर्धारण होता है, इस चीज को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है विभिन्न प्रकरण, शिक्षा शास्त्री विश्लेषण, है ना। सेकंड है इतिहास विषय से संबंधित के निम्नलिखित इतिहास के निम्नलिखित प्रकरणों का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण, प्रकरणों का शिक्षा शास्त्रीय ठीक है। यहाँ पर जो हमारा है इसके अंतर्गत निम्न यहाँ हम प्रकरण अभी टॉपिक्स लिख रहे हैं, उसमें कि जो टॉपिक्स है उनका शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण, यानी कि एक शिक्षक को किस तरह से उसको क्योंकि जो एक क्रम के अनुसार टॉपिक्स लिखा जाता है, उसको किस तरह से मैनेज करके उस स्टूडेंट के
माध्यम से लेकर जाना है, वो उस रूपरेखा को यहाँ पर हमें समझना है। तो इनमें जो टॉपिक्स है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है। क्योंकि सांस्कृतिक परंपराएं जो थी उनमें निरंतर आदिकाल में जो परंपरा थी उसमें परिवर्तन होते होते आज वर्तमान में एकदम भिन्न परंपराएं हमारे सामने देखने को मिलती। तो एक तरह से देखा जाए सांस्कृतिक विकास की यात्रा को हमें इसके अंतर्गत समझना है। अब उसको एक शिक्षा शास्त्री यानी कि एक शिक्षक किस तरह से विषय वस्तु को अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार सुव्यवस्थित करेगा, मैनेज करेगा, उस मैनेजमेंट के आधार पर इस चीज को यहाँ पर समझना होगा हमें। तो पहला जो टॉपिक में है, वो पहला जो आपका विषय है, टॉपिक है, वो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं। दूसरा जो है इसके अंतर्गत वह है संस्कृतियों का समन्वय। संस्कृतियों का समन्वय, संस्कृतियों का समन्वय यानी कि विभिन्न संस्कृतियों का आपस में किस तरह से समन्वय हुआ, क्योंकि निरंतर रूप से परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन कब होगा, जब समन्वय की स्थिति होगी। तो इस चीज को समझना, उसको यहाँ पर इस चीज को स्पष्ट करते हुए हमें इस विषय वस्तु को यहाँ पर समझनी है, जिसके आधार पर एक शिक्षक बालकों के सामने किस तरह से परिवर्तन हुआ, जैसे कि पाषाण काल से लोह काल से ताम्रयुग, इस तरह से किस तरह से परिवर्तन हुआ और एक के साथ में दूसरे का किस तरह से तालमेल रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए किस तरह से अपने विषय वस्तु को या अपने टॉपिक को वो बच्चों के सामने मैनेज करके व्यवस्थित, सुव्यवस्थित करके या उसका विश्लेषणात्मक व्यवस्था जो है उसे कैसे करनी चाहिए, उस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, किया जाएगा। फिर आधुनिकीकरण का मार्ग, आधुनिकीकरण के मार्ग, ठीक है ना। मॉडर्नाइजेशन किस तरह से हुआ, उस किस तरह से आधुनिकीकरण की जो है संस्कृति है उसका विकास हुआ, किस तरह से हर जगह हर क्षेत्र में आधुनिकीकरण की व्यवस्थाएं, हमें आधुनिकीकरण किया गया हुआ और कैसे हुआ, इस चीज को हमें यहाँ पर एक शिक्षक को किस तरह से की विषय वस्तु को मैनेज करना, व्यवस्थित करना है, उसका विश्लेषणात्मक रूप किस तरह से उसको प्रस्तुत करना है, उस चीज को समझना है। फिर औद्योगिक क्रांति, आप कह सकते हैं कि मैडम पहले वाले में भी था औद्योगिक क्रांति और दोबारा वाले में भी है औद्योगिक क्रांति, दोनों ही यूनिट्स में औद्योगिक क्रांति है, लेकिन यहाँ पर विषय वस्तु का विश्लेषण यानी कि किसी कंटेंट का किस तरह से आप अलग अलग भागों में विभाजित करके और स्टूडेंट के सामने लेकर जाएंगे, इस चीज को यहाँ पर दिया गया था। पहले वाले में एक विषय वस्तु के रूप में किस तरह से इतिहास को मतलब संगठित किया गया है, यानी कि एक विषय के रूप में किस तरह से पूरी कंटेंट को, टॉपिक को लिया जाता है, वो चीजें, और इसके अंदर इस यूनिट के अंदर जो कंटेंट है, जो इतिहास में रखा गया है, उसको अलग एक स्टूडेंट को समझाने के लिए, बच्चों के सामने लेकर जाने के लिए वो किस तरह से उसका अलग अलग भागों में विश्लेषण करते हैं, मतलब एक तरह से विश्लेषणात्मक अवस्था में किस तरह से रूप में किस तरह से बालक के सामने लेकर जाए, क्योंकि बालक के सामने ले जाने के लिए जो बुक में लिखा गया उसको एज इट इज टीचर नहीं लेकर जाता है,
उसको बच्चों के अकॉर्डिंग इसे किस तरह से सरल सामान्य बनाना है, किस तरह से उसे एक टीचिंग पॉइंट जैसे उसमें दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है, आपको लगता है कि नहीं स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे और इसी पॉइंट के और सब पॉइंट्स बना सकते हैं जो बहुत सरल हो सकता है, तो ये किस तरह से करना है इस चीज को यहाँ पर आपको समझाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है सामाजिक इतिहास के मुद्दे, ठीक है ना। सामाजिक इतिहास के मुद्दे, यानी कि वे मुद्दे जो कि इतिहास से चले आ रहे हैं। सामाजिक जो इश्यूज है, जो सोशली इश्यूज है, सामाजिक मुद्दे हैं जो कि आज नए खड़े नहीं हुए, जो इतिहास से प्राचीन काल से भी चले आ रहे हैं, वो कौन से हैं उनके बारे में हमें समझना है। यहाँ पर वे हैं जाति वर्ग, रिश्ते एवं लिंग, ठीक है ना। ये भी मुद्दे हैं जिनको कि हमें यहाँ पर समझना है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, वर्तमान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझना है कि ये किस तरह के ऐसे मुद्दे थे। जैसे कि पहले रिश्तों में संयुक्त परिवार हुआ करता था, फिर एकल परिवार हुआ, तो संयुक्त परिवार किस तरह से, एकल परिवार किस तरह से है, उसकी क्या गुण है, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, मतलब इन चीजों को किस तरह से बच्चे के सामने एक अध्यापक ले जा सकता है, वह चीज यहाँ पर समझने की है और यही हम यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट हमारी 4th यूनिट आती है नियोजन और व्यूह रचनाएं। नियोजन एवं नियोजन एवं व्यूह रचनाएं, यानी कि इतिहास की विषय, इतिहास जो है एक शिक्षक को जब शिक्षण कार्य करना है, एज ए टीचर वो क्लास में जाता है तो उसको किस तरह से अपनी योजना या प्लानिंग करनी होती है। तो इस यूनिट के अंदर हम प्लानिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। अब उसमें क्या क्या देखना है हमें, तो इसमें है वार्षिक योजना, इकाई योजना। फर्स्ट चैप्टर जो है इसका वह है वार्षिक योजना, इकाई योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक योजना, ठीक है, योजना, हाँ, इनके सब प्रत्यय एवं विशेषताएं। ठीक है, यहां पर आपको जैसे इसके अंदर आपको हम जब एक टीचर के सामने सिलेबस होता है तो वो निश्चित है कि सबसे पहले ये तय करता है कि पूरे साल में वो उस सिलेबस को किस तरह से पूर्ण करेगा। तो पूरे साल की जो प्लानिंग की जाती है उसे वार्षिक योजना या ईयरली प्लान कहते हैं। तो ये क्या है, इसको आपको समझना है। फिर इकाई योजना, यानी कि एक यूनिट की, क्योंकि एक यूनिट की प्लानिंग कैसे करनी है, उस एक यूनिट को आपको कितने समय में और कैसे पूर्ण करोगे, उसकी जो प्लानिंग होती है उसे इकाई
तो ये इकाई योजना क्या है, इसकी क्या विशेषताएं, क्या गुण है, क्या सावधानियां, कैसे इसको बनाया जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। फिर दैनिक पाठ योजना, यानी कि हमने पहले ईयरली पूरे साल का देखा, प्लान किया, फिर हमने एक यूनिट का प्लान किया और उसके बाद में हम एक दिन की प्लानिंग करते हैं, यानी कि एक दिन की पाठ योजना या एक दिन का हम लेसन प्लान तैयार करते हैं। तो यही एक दिन की दैनिक पाठ योजना किसे कहते हैं, डेली लेसन प्लान किसे कहते हैं, उसके विशेषता, गुण, प्रकार, उसके किस प्रकार क्या है, उनको सबको समझने का कार्य है, उसको हमें यहाँ पर समझना है। इनकी विशेषताएं, उनका अर्थ, उनकी विशेषताएं, इनके गुण सभी को हमें यहाँ पर देखना है, इसे समझना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि इन्हें जो हमारे लिए जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है वो इन्हीं पर आधारित है। मूल रूप से जो है वो आपकी दैनिक योजना है, क्योंकि आप जब स्कूलों में एज ए टीचर प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो आपको इस दैनिक पाठ योजना या डेली लेसन प्लान को बनाना होगा। तो ये डेली लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, उसमें किस तरह से उद्देश्य बनाए जाते हैं, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, कंटेंट को किस तरह से बाइफिकेट किया जाता है, इस चीज की जो ट्रेनिंग है या उस चीज को हम इस यूनिट के अंदर समझेंगे। इसके बाद इसका जो सेकंड चैप्टर है वह है ऐतिहासिक सर्वे निरीक्षण। सेकंड जो है इसमें हमें एक तरह से अध्ययन विधियों को समझना है। उसमें है ऐतिहासिक सर्वे निरीक्षण, केस स्टडी, निरीक्षण, केस है ना, केस स्टडी, केस अध्ययन है, केस स्टडी के बारे में हमें यहाँ पर समझना है। यानी कि जब हम एक तरह से ऐतिहासिक सर्वे, किसी भी विषय वस्तु को हम लेते हैं, जैसे हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष या उनके पुरातात्विक स्थलों के बारे में जब हम जानते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो हम एक ऐतिहासिक सर्वे करके या उसका निरीक्षण करके या केस स्टडी करके उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को हमें कैसे एकत्रित करना है और बालक को इसके लिए कैसे प्रेरित करना है, इस चीज को हमें यहाँ पर जानना और समझना है। उसके बाद में हमारा आता है ऐतिहासिक शिक्षण विज्ञान, इतिहास की शिक्षण विज्ञान। इतिहास शिक्षण की विज्ञान, शिक्षण विज्ञान, यानी कि इतिहास को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। और उसमें हमें मूल रूप से कौन कौन से मेथड्स के बारे में देखना है। जैसे बहुत सारे इसमें मेथड हैं, पात्र अभिनय, सर्वे, स्रोत विधि, सोर्स मेथड, स्टोरी टेलिंग, कहानी विधि आदि बहुत सारे जो मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में हमें यहाँ पर जानना है, समझना है। फिर नेक्स्ट जो हमारा इसमें आ जाता है संरचनावादी रूपांकन। उसके बाद जो है हमारे और जो दूसरे हैं वो दूसरे जो इसके है कि संरचनावादी रूपांकन, यानी कि किसी भी योजना की संरचना जब हम करते हैं तो वो किस तरह से उसकी मतलब उसका जो रूप तैयार करते हैं, उसकी जो ढांचा हम तैयार करते हैं वो किस तरह से करते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर जानना और समझना है। ठीक है। फिर इसमें और भी हमारा सारी आ जाती हैं क्षेत्रीय भ्रमण, एक तरह से ये सभी शिक्षण विधियों के अंतर्गत ही आ जाता है। कुछ तो शिक्षण विधियां हैं जो हम बिल्कुल क्लासरूम में प्रयोग करते हैं, कुछ शिक्षण विधियां ऐसी होती हैं जैसे क्षेत्रीय भ्रमण, तो आसपास के क्षेत्र में हम घूमकर उसके बारे में संपूर्ण जानकारियों को एकत्रित करते हैं या उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित करते हैं। फिर बाद में है स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत,
जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और अगर हम ऐतिहासिक स्रोत, जैसे हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उन पर जाकर हम उनके जो अवशेष हमको प्राप्त और वहाँ पर जो म्यूजियम्स के अंदर जो अवशेष रखे गए हैं उनको देखकर हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज कब होगी, जब हम ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानेंगे या फिर क्षेत्रीय भ्रमण या उस स्थान पर जाकर घूमकर, मतलब उस स्थान पर जाकर हम देखेंगे, सूचनाएं एकत्रित करेंगे तभी। तो ये कैसे होगा, किस तरह की प्लानिंग होगी, इसका प्लान कैसे किया जाएगा, क्योंकि यह भी एक तरह से कहा जाए तो जो प्लानिंग है उसी का हिस्सा है। जब प्लानिंग की जाती है तो उस प्लानिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मेथड्स या उनका हमें उपयोग करना होता है, क्योंकि हम एक निश्चित विधि के बिना किसी भी चीज, किसी भी विषय वस्तु को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए इतिहास एक ऐसा विषय है कि उसे एक ही मेथड से अगर हम निरंतर रूप से पढ़ाते हैं तो वह एक बोरिंग कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे हम किसी महापुरुष के बारे में बता रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी की जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है उसके बारे में बता रहे हैं, तो हमें महात्मा गांधी का परिचय देना है, तो हम उन बापू का जन्म यहाँ हुआ था, बाल्यावस्था में उनका ऐसा बीता, हम इसको बोलने के बजाय हम एक कहानी का निर्माण करके और बच्चे को सामने बता सकते हैं, क्योंकि स्टोरी हर बच्चे को पसंद है। तो ये कहानी कैसे बनाई जाए, इसके क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से बच्चों के सामने इसको प्रेजेंट किया जाए। दूसरी तरह से एक, जैसे हमने सोर्स मेथड, ऐतिहासिक स्रोतों की बात कर रहे हैं, तो हर समय हम प्लेस पर नहीं जा सकते, तो एक कक्ष में ही, विद्यालय में ही हम ऐतिहासिक सोर्सेस की बात करते हैं। तो ये सोर्स कैसे बनाए जा सकते हैं, इनका किस तरह से निर्माण किया जाए और इनकी प्रेजेंटेशन कैसे की जाए, इसके बारे में हमें यहाँ पर समझना और जानना होगा। इसी चीज को हम यहाँ पर समझेंगे, यानी कि इस 4th यूनिट के अंदर हम पूरी तरह से कहा जाए कि इतिहास की जो प्लानिंग है वो कैसे, मतलब एक टीचर अपनी ईयरली से लेकर डेली प्लानिंग किस तरह से करेगा उसके बारे में आपको समझना है। और हमारी अंतिम जो यूनिट है इसमें वह 5th यूनिट है, जो नहीं आई। 5th यूनिट एज पर तो नहीं आई, क्योंकि 5वीं यूनिट इस साल आप लोगों की हटाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इसका अंदर का जितना भी कंटेंट है वो आपके 80% जो है कंटेंट वह आपके डेली लेसन प्लान और यूनिट प्लान, इकाई योजना और दैनिक पाठ में काम आने वाला है। इसीलिए तो हम इसको भी हमारे लिए समझना अनिवार्य है। उसमें इतिहास में निर्धारण और मूल्यांकन, निर्धारण और मूल्यांकन, और मूल्यांकन, ठीक है। तो इसमें मूल्यांकन ठीक है, पहले जो हमारी आ जाती है मूल्यांकन की अवधारणा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना। एक तरह से कहा जाए कि मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार जो है उसके बारे में हमें समझना होगा, यानी कि इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन एक आपका मेथड है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यू इवैल्यूएशन मेथड जो है उसके माध्यम से आपका किस तरह से एक शिक्षक मूल्यांकन कर सकता है। फिर बाद में है क्वेश्चन मेथड, क्वेश्चन पेपर का बनाना, है ना। इवैल्यूएशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, वह है प्रश्न या क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस कैसे बनाए जाए, क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाए, प्रश्न पत्र कैसे बनाया जाए, फिर इसी के अंदर ब्लूप्रिंट, है ना।
इसी तरह से आपकी जो ये यूनिट है इसके अंदर ओवरऑल इवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं कि किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन के क्या प्रकार हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। फिर बाद में जो इवैल्यूएशन के लिए आप क्वेश्चन पेपर निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उसका किस रूप में बनाया जाना चाहिए। इवैल्यूएशन के साथ में क्या मतलब एक तरह से कहा जाए कि एक उपचारात्मक और निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो आपने इवैल्यूएशन किया है, मूल्यांकन के बच्चों की जो जानकारी हासिल की है उसमें क्या कमी रही हो, उसका उपचार कैसे किया जाना चाहिए, ये कैसे होगा, इस चीज़ को समझना होगा। फिर बाद में क्वेश्चन पेपर बनाते समय एक ब्लूप्रिंट का बना होना बहुत ज़रूरी है। इस ब्लूप्रिंट के बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बना सकते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट क्या है, किस तरह से इसका निर्माण किया जाता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर सम्मिलित किया जाए। तो यहाँ पर आपका जो ये टॉपिक है मतलब आपकी जो इतिहास का जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर 3 यूनिट आज मैंने आपको लिखा दी है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो यही है कि इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि हिस्ट्री के सिलेबस को अपने नोटबुक के अंदर लिखिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें और कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।